जब मैं बहुत छोटी थी ना तब ऐसा होता था कि नॉर्मली जब भी मैं एक टाइप का गेम खेलती थी अपने दोस्तों के साथ, और उसमें हम लोग क्या करते थे कि एक ग्लास लेते थे और उसके अंदर किसी ऑब्जेक्ट को डुबा देते थे, जैसे कोई पेंसिल हो गई या फिर कुछ भी। तो फिर हम अपने दोस्तों से कहते थे कि क्या तुम्हें पता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, देखो ये एक मैजिक है, मैं एक मैजिक करना चाहती हूँ, मैं जैसे ही पेंसिल को पानी में डुबा रही हूँ तो मैं कुछ ऐसा कर रही हूँ, कुछ मैजिक कर रही हूँ, कुछ ऐसा बोल रही हूँ जिससे ये पेंसिल ना मुड़ जा रही है। तो फनी लग रहा है ना तुम लोगों को, बट होता क्या है कि जब हम लोग छोटे होते हैं तो हमें इन चीजों का नहीं पता होता कि इसके पीछे एक साइंस है। तो जब हम छोटे थे हमें नहीं पता था कि इसके पीछे भी एक साइंस है। तो बच्चों, आपको तो पता ही होगा ये एक साइंस है, और इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है कि जब लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो वो अपने पाथ से डाइवर्ट हो जाती है, बेंड हो जाती है। तो इस प्रोसेस को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो चलो मैं तुम्हें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट समझाती हूँ। यार ये हो क्यों रहा है, आज हम समझ के ही छोड़ते हैं। तो चलो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अभी हमारे पास एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। एक्चुअली में रिफ्रैक्शन होने के लिए हमारे पास दो मीडियम्स का होना जरूरी है, एक रेयर मीडियम और दूसरा डेंस। तुम ऐसे मीडियम को मान सकते हो जिसमें उस मीडियम के पार्टिकल्स दूर दूर हैं, जगह है घूमने फिरने की। और डेंसर मीडियम क्या है? एक ऐसा मीडियम है जिसमें पार्टिकल्स बहुत क्लोज है, पास पास है, भीड़ भाड़ वाला इलाका है। ठीक है, तो अब होगा क्या कि जब कोई भी रे ऑफ लाइट किसी एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो उसके पास दो ऑप्शंस होते हैं। दो ऑप्शंस क्या है? नॉर्मल तो तुम सब लोगों को पता है, नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर लाइन। तो अभी होगा क्या कि अगर ये मीडियम रेयर है, ये मीडियम डेंसर है, तो ये जो रे ऑफ लाइट है ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। और इसी डायग्राम को मैं अगर दूसरे तरीके से बनाऊं, और मैं यहाँ पर ये रे ऑफ लाइट है और मैं अभी इसके पीछे का तुम लोगों को रीजन भी एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ऐसा क्यों होता है। ये हमारा नॉर्मल है और ये अगर डेंसर से रेयरर जा रही है तो देखो नॉर्मल से दूर हट जा रही है, ठीक है, झुक गई। तो इसका मतलब है कि ये रेयरर मीडियम था और ये डेंसर। ठीक है, अगर ये नॉर्मल से दूर हट गई तो ये पहले डेंसर मीडियम में थी और फिर ये रेयरर मीडियम में आ गई। अब देखो हो क्यों रहा है ऐसा? ऐसा इसलिए हो रहा है कि जो इंसिडेंट रे है, ये जो इंसिडेंट रे है वो अगर पहले कौन से मीडियम में थी? रेयरर मीडियम में थी, तो आराम से घूम फिर सक रही थी। जैसा कि मैंने बताया कि डेंसिटी पर डिपेंड करता है, और जो स्पीड ऑफ लाइट होती है बच्चों, ये ध्यान रखो कि जो स्पीड ऑफ लाइट होती है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स डेंसिटी। मतलब अगर कोई मीडियम ज्यादा डेंसर है तो वहां पर स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट क्या हो गई? कम हो गई। इस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम हो गई, इसीलिए यहाँ जो एंगल आई बना था और यहाँ जो एंगल आर बना था, तो एंगल आई जो है वो एंगल आर से क्या है? बड़ा है। और यहाँ पर ये जो हमारी आई थी और जो ये आर था, अगर हम इन दोनों की कंपेयर करें तो जो एंगल आई है वो एंगल आर से क्या हो गया? छोटा हो गया। तो सब कुछ डिपेंड कर रहा है स्पीड ऑफ लाइट पे और डेंसिटी पर मीडियम की। अगर मीडियम की डेंसिटी ज्यादा है तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी? कम हो जाएगी। अगर मीडियम की डेंसिटी कम है तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो ये चीज तुम ध्यान रखोगे। जो लाइट की जो स्पीड होती है वो तीन चीजें होती है मेनली जो रिफ्रैक्शन का कारण बनते हैं। ये मैं आप लोगों को पढ़ाया था मैंने पहले भी, बट ठीक है। तीन कारण है, एक स्पीड, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो देखो अगर कोई भी लाइट की रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहे हैं तो स्पीड पे फर्क पड़ेगा, स्पीड चेंज होगी, वेवलेंथ भी चेंज होगी एंड फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। ये मैंने एक इससे पहले वीडियो बनाई है, वो वाली वीडियो तुम देखना, तुम्हें पता चलेगा। तो कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में हमारा क्यों है, रिफ्रैक्ट क्यों हो रही है लाइट, वो इसीलिए हो रही है कि डेंसिटी क्या हो रही है? मीडियम की चेंज हो रही है। ठीक है, बस इतनी सी बात ध्यान रखो। देखो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 जो भी हमारी स्पीड ऑफ लाइट थी मीडियम 1 में, अगर हम उसको डिवाइड कर दें स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 से, तो ये जो रेशियो कहलाएगा इसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जानते हो हमें क्या बताएगा? ये हमें बताएगा कि मीडियम कितना डेंस है।
और कितना रेयरर है। अगर आपके पास दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस हैं तो सबसे पहले उनकी वैल्यू देखो, किसकी वैल्यू ज्यादा है किसकी वैल्यू कम है। जिसकी वैल्यू ज्यादा है मतलब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, मतलब वो मीडियम ज्यादा डेंसर है। जिसकी वैल्यू कम है मतलब वो मीडियम क्या है, पहले वाले जो ज्यादा डेंसर था उससे क्या है, रेयरर है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें एक मेजरमेंट देता है, हमें बताता है मीडियम के बारे में। ये एक रेशियो है, स्पीड ऑफ लाइट इन टू डिफरेंट मीडियम्स का रेशियो है। ओके चलो, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के हमारे पास दो लॉज है बच्चों, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं इनको। इसके बारे बाद में ना रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के ये जो रूल्स मैं आपको बता रही हूँ, उसके बाद में आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का थोड़ा सा और बताऊंगी, क्योंकि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में कहीं ना कहीं इस चीज को रिलेट किया गया है। तो देखो पहला जो लॉ है वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि जो इंसिडेंट रे होती है, रिफ्रैक्टेड रे होती है, और जो नॉर्मल होता है, ये सारे के सारे सेम प्लेन में लाई करते हैं, लाई इन सेम प्लेन। ये पहला हमारा लॉ है, सिंपल सा लॉ है। रिफ्लेक्शन के जब लॉ पढ़े थे तब भी तो यही पढ़ा था ना, तुम वो सोच रहे होगे कि मैम पहले भी पढ़ा था, तो हाँ पढ़ा था, ये बिल्कुल सिंपल है, पहले जैसा ही है। दूसरा लॉ देखो थोड़ा सा अलग है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ incidence to the sine of angle of refraction is always constant। ठीक है बच्चों, देखो यहां पर इसको पढ़ो, ये जो साइन मैंने लिखा है, साइन, इससे कोई नाता है, इससे कोई रिश्ता है तुम्हारा, होगा 10th से होगा, 10th की मैथ से होगा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, ये अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, ये अगर थीटा है तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो होता है साइन। तो ये क्या कर रहा है कि साइन आई, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है बच्चों, देखो ये है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये है हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हुआ, साइन आई, और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हुआ, साइन आर। तो ये कह रहा है कि ये जो रेशियो होता है ये कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट। किन्हीं भी दो पेयर ऑफ मीडियम के लिए ये जो रेशियो होता है ये क्या होता है, कांस्टेंट। और उस कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, देखो अब यहां पर देखो, समझो, ये हमारा कोई रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ये एक रे ऑफ लाइट है, ये हमारा नॉर्मल है, ठीक है, ज्यादा ये हमारा एंगल आई है, कुछ भी होता है लाइक ऐसे, ये हमारा एंगल आर है, रे आई चले गई, ये मीडियम 1 है। मैं मानती हूँ कि मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, n2 है। अगर रे ऑफ लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 में जाती है बच्चों, तो हमारा जो रेशियो होता है साइन आई ओवर साइन आर, वो कहलाता है 1 and 2। 1 and 2 का मतलब है n2 अपॉन n1। समझे, मैंने अब तुमको क्या बताया था कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या बताता है कि मीडियम कितना डेंसर है, कितना रेयरर है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कभी भी सेम नहीं होता, ये बदलता रहता है, डेंसिटी पर डिपेंड करता है। जितनी ज्यादा डेंसिटी उतना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जितनी कम डेंसिटी उतना कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बट अभी हम मान के चल रहे हैं कि जो हमारे मीडियम है उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, कॉन्स्टेंट है। तो अगर हम उनका रेशियो निकाले, पहले वाला अगर रे पहले से दूसरे मीडियम में जा रही है तो साइन आई अपॉन साइन आर करेंगे, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम को डिवाइड करेंगे। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये चीज क्या रहती है, कांस्टेंट। और इसी लॉ को हम क्या कहते हैं, स्नेल्स लॉ। ये सेकंड लॉ है और बच्चों इसको हम स्नेल्स लॉ कहते हैं। समझ में आया? क्या मैम हम डायरेक्शन जो है रे की उसको रिवर्स कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। देखो मैं मान लूं कि ये जो रे ऑफ लाइट थी ये ऐसे से ऐसे जा रही है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, साइन आर अपॉन साइन आई। अब पहला मीडियम ये हो गया, दूसरा मीडियम ये हो गया, तो तुम क्या करोगे, तुम क्या इसे 2n1 लिख सकते हो? यस मैम। और क्या इसे n1 ओवर n2 लिख सकते हो? यस मैम। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, ये भी कांस्टेंट है। समझे? समझे? तो देखो यही होता है। ठीक है, अब क्या एक चीज बताओ, मैंने माना कि रे ऑफ लाइट
अगर एयर टू ग्लास जा रही है और फिर ग्लास टू एयर जा रही है, देखो अगर रे ऑफ लाइट एयर टू ग्लास जाएगी तो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसे लिखा जाएगा ANG, मतलब एयर टू ग्लास, मतलब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, इसका मतलब है एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। ठीक है, तो तुम एक चीज मुझे बताओ, क्या तुम यहाँ पे ये प्रूफ कर सकते हो कि ANG और GNA एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं? देखो जो ANG होगा इसका मतलब होगा NG ओवर NA, ठीक है, और जो हमारा GNA होगा उसका मतलब क्या होगा NA ओवर NG, ठीक है। ये इक्वेशन 1 मानो, ये इक्वेशन 2 मानो, दोनों इक्वेशंस को कर दो मल्टीप्लाई। अगर तुम इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? क्या मिला? ANG और GNA का जो प्रोडक्ट है वो क्या मिला? 1, यानी कि ANG इज इक्वल टू 1 अपॉन GNA। क्या बात है, देखो यही है रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट का प्रिंसिपल। इसे हम बोल देते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। क्या हुआ? ये रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट क्या है? ये प्रिंसिपल। इसका मतलब ये है कि जब किसी भी लाइट की जो रे होती है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाती है तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और अगर दूसरे मीडियम से पहले मीडियम जाती है तो उन दोनों का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, समझ में आया? चलो एक चीज हम और समझते हैं यहाँ पर कि जो हमारा साइन आई और साइन आर का जो रेशियो चल रहा था वो हमारा चल रहा था N2 ओवर N1। अच्छा, एक चीज और, डायग्राम देखेंगे दोबारा से। चलो, मैंने तुम्हें 3 चीजें बताई। मैंने कहा स्पीड, मैंने कहा फ्रिक्वेंसी, और मैंने कहा वेवलेंथ। एंड फिर मैंने क्या कहा? ये चेंज होता है, ये चेंज होता है, ये चेंज नहीं होता है। तो मैंने माना पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में जब रे ऑफ लाइट जा रही है तो उसकी स्पीड पहले v1 थी और बाद में v2 हो गई। यहाँ पर इसकी वेवलेंथ λ1 थी, यहाँ पर क्या हो गई? λ2 हो गई। और फ्रीक्वेंसी में मान के चल रही हूँ कि फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम बनी हुई है। अब बच्चों एक चीज मुझे बताओ, क्या तुम लोगों ने पढ़ा है v बराबर एफ लैम्डा? पढ़ा है? हम क्या जानते हैं कि v बराबर एफ लैम्डा होता है, v बराबर न्यू लैम्डा होता है, v बराबर एन लैम्डा होता है। आप फ्रीक्वेंसी को किसी भी सिंबल से लिख सकते हो जो आपको अच्छा लगता है, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी एन लिया हुआ है तो मैं एन नहीं ले रही हूँ फ्रीक्वेंसी के प्लेस पर। मैंने माना कि यहाँ पर क्या मैंने माना कि जो क्या माना था कि पहले मीडियम में जो स्पीड है वो v1 है, दूसरे मीडियम में क्या है? v2 है। तो मैं मान रही हूँ कि पहले मीडियम में जो हमारा रिलेशन निकल के आया वो ये रहा। देखो ये है हमारा इन मीडियम 1, क्या यही रहेगा? v2 बराबर एफ लैम्डा 2, क्या यही रहेगा? रहेगा। अच्छा, v1 और v2 को अगर मैं डिवाइड करूं तो क्या मिलेगा? एफ लैम्डा 1 ओवर एफ लैम्डा 2। यस मैम। तो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या बच्चों? बताओ, क्या ये कैंसिल हो रहा है? क्या मुझे मिला v1 ओवर v2 इज इक्वल टू लैम्डा ओवर लैम्डा 2? बच्चों मिला? बिल्कुल मिला, बिल्कुल 100% राइट। ओके सर। क्या बच्चों आपको मैंने अभी ये पढ़ाया कि मैंने आपको पढ़ाया कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो वो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 के बराबर होता है। अगर मैं यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम मान के चल रही हूँ, 1mu2 ले रही हूँ, तो दैट विल बी इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 मीडियम 2। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ? इफ साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू N2 ओवर N1, सो साइन आई ओवर साइन आर इज इक्वल टू, ये भी हमें पता है कि भाई साइन आई ओवर जो साइन आर है वो v1 ओवर v2 के भी बराबर होता है, और v1 ओवर v2 किसके बराबर होता है? लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 के बराबर होता है। मिल गया ये फॉर्मूला? तुम लोगों को समझ में आया? साइन आई ओवर साइन आर, रे ऑफ लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है तो I से R में जा रही है, तो उस केस में जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो N2 ओवर N1 होगा, ठीक है। तो जब N2 ओवर N1 होगा, ठीक है, तो हमारा जो स्पीड होगी डिफरेंट डिफरेंट मीडियम 1 और मीडियम 2 उसका रेशियो भी इसके बराबर होगा। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला कहता है, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया?
हमने V1 और V2 का रेशियो ऑलरेडी निकाल रखा था, λ1 अपॉन λ2, वो भी हमने यहाँ पर रख दिया। अब ये फॉर्मूला जो हमारा निकल करके आया है, कहाँ यूज करेंगे इसको? ऑब्वियसली जैसी वैल्यूज दी होंगी क्वेश्चन में वैसे ही हम इसको यूज करेंगे। ठीक है, जैसे जैसे वैल्यूज दी होगी, अगर मान लो ये 2 वैल्यू दिया तो आप ये दो का रेशियो ले लो, अगर ये दो दी है तो आप इन दोनों का रेशियो ले लो, अगर ये दी है तो आप इनका रेशियो ले लो। मतलब तुम्हें अपना दिमाग फिर भी चलाना है, समझ रहे हो? तुम्हें अपना दिमाग चलाना ही चलाना है कि मैं इस फॉर्मूले का यूज कैसे करूं। नहीं चलाओगे, रेक्टिफिकेशन ही करोगे तो फिर भी प्रॉब्लम है, कुछ नहीं होने वाला। बट समझो कि ये फॉर्मूला आया कैसे, ठीक है? और ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। ऑप्टिकली डेंसर मीडियम क्या होता है, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम क्या होता है, क्या होता है डेंसर मीडियम जिसमें पार्टिकल्स क्या होते हैं, पास होते हैं, ठीक है? और कुछ चीजों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी याद करोगे, जैसे मतलब क्या है, इसको पढ़ोगे क्या ये बताओ। ANG लिखा है तो हम ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एयर। पढ़ना सीखो। इसको क्या पढ़ोगे, ये वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है विद रिस्पेक्ट टू एयर। और ये क्या है, इसमें मीडियम 1 एयर था, मीडियम 1 एयर था, मीडियम 2 ग्लास था, मीडियम 2 वाटर था, मीडियम 1 वाटर है, मीडियम 2 क्या है, ग्लास है। समझ रहे हो ना? तो देखो बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। वो 2 कैटेगरी क्या है? अगर पहला मीडियम एयर है तो उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। अगर मीडियम 1 एयर को छोड़ करके नहीं, एयर को मिला करके, मतलब एयर भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, तो इन सबको मिला करके इसको हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। समझ रहे हो? मतलब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए हमें 2 मीडियम होने चाहिए, और पहला मीडियम कुछ भी हो सकता है, लेकिन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कहते हैं, ना जी ना, पहला मीडियम तो एयर या वैक्यूम ही होना चाहिए। तो ये दोनों तो क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और ये तीनों में से कोई भी अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो हम उसको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे। ग्लास में भी ग्लास की वैरायटी होती है कि कौन सा ग्लास है, क्राउन ग्लास है, फ्लिंट ग्लास है, तो उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में थोड़ा थोड़ा सा क्या होता है, अंतर होता है। अदरवाइज ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप 1.5 याद कर लो, 3/2, ठीक है, कलर दिख रहा है। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुम 4/3 या 1.33 याद कर लो। ये स्लैश का मतलब है और, ठीक है, और यहां पर हमें इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो वाटर का, हमें ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, मतलब इसकी वैल्यू तुम्हें निकालनी पड़ेगी, और उसके लिए तुम्हें इसे ब्रेक करना होगा, ठीक है? तो तुम इसे ब्रेक कैसे कर सकते हो कि WNG है तो तुम इसे WNA into ANG ऐसे ब्रेक कर सकते हो, A से A कैंसिल। तो जो ANG है इसको तो एज इट इज रहने दो, ये जो WNA है इसको तुम 1/ANW लिख सकते हो, जैसे कि मैंने फॉर्मूला पढ़ाया था, इससे पीछे वाली स्लाइड में मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला पढ़ाया था, ये वाला फॉर्मूला पढ़ाया था ना कि उल्टा हो जाता है ANG बराबर 1/GNA, तो यही फॉर्मूला मैंने यहाँ लगाया। तो तुम्हें पता है अब ANG और ANW, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने तुम्हें अभी बता दिया कितना होता है, 3/2, और वाटर का मैंने तो बताया 4/3, तो 3/2 और ये जो 4/3 है ये क्या हो गया, 3/4, तो कितना आ गया, 9/8। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है बच्चों कि WNG निकालो, ठीक है? तो आप इस तरीके से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू नहीं पता होती तो उसको फॉर्मूले में ब्रेक करके और फिर उनकी वैल्यूज को पुट करके लास्ट में आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हो। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट लगा सकते हो। इसमें डाउट हो रहा है तो फिर मुझसे क्वेश्चन पूछना कमेंट में करके कि मैम नहीं समझ में आया, तो फिर मैं फिर से कुछ करूंगी अरेंजमेंट, कैसे भी समझाऊंगी। एब्सोल्यूट और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ में आया होगा, है ना? चलो ठीक है, मुझे लग रहा है ना कि मैंने सारे टॉपिक्स कवर किए। ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला जो प्रॉब्लम रहती है बच्चों को, ठीक है, वो आप लोगों को सॉल्व कर लेनी है, ठीक है? ये फॉर्मूला याद कर लेना है। कहीं कहीं पे तुम्हें ये जो V1/V2 है इसमें तुम्हें C/V भी लिखा नजर आएगा। अगर C नजर आ रहा है तो पहला मीडियम क्या है, एयर है, वैक्यूम है, और दूसरा मीडियम कुछ भी है, तो C की वैल्यू तो हमें याद ही रहती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और V की वैल्यू डिपेंड करेगी कि भाई कौन सा मीडियम है। तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है? बताना, अगर ये वीडियो पूरा देख रहे हो तो लास्ट तक मुझे कमेंट जरूर छोड़ करके जाना कि मैम योर वीडियो वाज गुड, नॉट गुड, एवरेज। चलो ठीक है, लेकिन बताना जरूर, और अब मैं मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।